I welcome you once again to this special session of Indian Constitution on Article 31C. If you remember, in my last session, I discussed the two articles of Constitution. They were Article 31A and 31B. And this is under the main heading of exceptions to fundamental rights. Okay, so there are three exceptions to fundamental rights: 31A, 31B, and now I will be discussing in this session Article 31C. 31C क्या कहता है, समझिए ध्यान से। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 31C इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था और ये कब आया। It was inserted in the Constitution of India by the 25th Amendment Act 1971. क्लियर? और अमीर और गरीब, रिच और पुअर के बीच के फासले को कम करने के लिए अगर लेजिस्लेचर कोई स्टेप उठाता है तो उस स्टेप को नल एंड वॉइड जुडिशरी नहीं कर सकती। उस लॉ को, वो जो लॉ बनाएगा लेजिस्लेचर, उसको नल एंड वॉइड जुडिशरी नहीं कर सकती ये कहकर कि ये आर्टिकल 14, 19 या 31 की वायलेशन है। ये लिखा है आर्टिकल 31C में, ठीक है। और इसके ऊपर इतनी राजनीति हुई है, बल्कि इट इज एन एग्जाम्पल कि टग ऑफ वार बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कैसा रहा है भारत में, इससे पता चलता है। क्लियर? मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको इसका बेरक पढ़ाना चाहूंगा कि आर्टिकल 31C कहता क्या है। ये देखिए, आपकी आंखों के सामने है आर्टिकल 31C। हियर इज आर्टिकल 31C इन फ्रंट ऑफ यू। Notwithstanding anything contained in Article 13, Article 13 जुडिशियल रिव्यू की पावर्स के बारे में बात करता है, ठीक है। क्या कहता है आर्टिकल 31 से, ध्यान से सुने। Notwithstanding anything contained in Article 13, कि आर्टिकल 13 में चाहे जो भी लिखा हुआ है उसको साइड कर दो, ठीक है। अब उसकी एक्सेप्शन ये है, यानी आर्टिकल 13 क्या कहता है, अगर कोई लॉ बनता है जो कि पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ये कौन कहता है ये वाली बात? आर्टिकल 13 ये बात कहता है। इसको हम और क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ओके, तो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13, नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स securing all or any of the principles laid down in part 4। ध्यान रहे, ये पॉइंट नंबर 4 जो है, ये आज तक कभी भी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था मिनर्वा मिल्स केस में, और जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वही रहेगा और ये वाला टेक्स्ट जो है ये खत्म है। सब्स्टिट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 42nd Amendment Act 1976, the principles specified in clause B और clause C of Article 39। इसकी जगह क्या लिख दिया? ये लिख दिया all DPSPs, ठीक है। अभी मुझे पता है एकदम से समझ में नहीं आएगा, मैं दोबारा बोलूंगा फिर समझ में आएगा। Section 4 has been declared invalid। Section 4 of this Amendment Act में ये कहा गया था और इसको इनवैलिड डिक्लेयर किया मिनर्वा मिल्स केस। अब मैं समझाता हूँ, फिर समझ में आएगा, पहली बार में ये समझ में नहीं आएगा। समझो, जो ओरिजिनल आर्टिकल बना था वो क्या था, समझो। आर्टिकल 31C जो बना था उसमें ये लिखा था कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना देती है जो कि आर्टिकल 39B या आर्टिकल 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। कोई ऐसा लॉ बनता है जो किसके लिए बना है? ये दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 39B 39C, और ये क्या है? मिनिमम गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। तो ऐसा लॉ जो कि इक्वालिटी लाने के लिए है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी रिच पुअर के बीच का गैप कम करने के लिए है, ठीक है। तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती, इवन इफ इट इज वॉयलेटिव ऑफ 14, 19 और 31। ओके, बाद में हुआ क्या? आर्टिकल 31 तो रिपील ही हो गया
44th अमेंडमेंट के द्वारा। 44th अमेंडमेंट 1978 खत्म ही हो गया। तो क्या रह गया कि 39B और 39C को इफेक्ट में लाने के लिए अगर कोई लॉ बनता है तो उसको वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता इस ग्राउंड पर कि इट इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 और 19। मगर इंदिरा गांधी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, 42nd अमेंडमेंट के अंदर ये कह दिया कि केवल ये 2 डीपीएसपीज नहीं, ऑल डीपीएसपीज किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इफेक्ट में लाने के लिए अगर कोई लॉ बनता है तो वो सुप्रीम कोर्ट वॉइड नहीं डिक्लेयर कर सकती इफ इट इज वॉयलेटिव ऑफ 14 और 19। समझ में आया? मगर इंदिरा गांधी की ये जो बात थी, जो कि इसने सेक्शन 4 ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट में लिखा था, ठीक है, उसको नल एंड वॉइड यानी इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से केस में डिक्लेयर किया? मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में। क्यों? क्या कह के ये किया कि ये बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। कौन सा बेसिक फीचर? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी खिलाफत हो रही है सेक्शन 4 ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, जो ये कहा जा रहा है कि किसी भी डीपीएसपी को इफेक्ट में लाने के लिए आर्टिकल 14 या 19 की वॉयलेशन अलाउड है। समझ में आया? तो अब ओल्ड पोजीशन ही रिस्टोर बैक हो गई है, और वो क्या है कि वैसे तो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट 2 directive principles of state policy prevail over 2 fundamental rights. Which are these 2 directive principles of state policy? 39 छोटा b and 39 छोटा c. And which are these 2 fundamental rights? Article 14 and Article 19. अब यहाँ पर आपको चाहिए कि you should have a look on Article 39b and 39c. 14 तो सबको पता ही होता है, दिस इज राइट टू इक्वालिटी। 19 भी सबको पता ही होता है कि इट इज राइट टू फ्रीडम। क्लियर? ओके? यस सर। तो अब हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैं इसको आराम आराम से पढ़ाऊंगा, इसको 2-2 बार समझाऊंगा। 31C आपको समझ में आना चाहिए। लाओ स्टार्टिंग से बेहद पढ़ते हैं। Notwithstanding anything contained in Article 13, कि आर्टिकल 13 में चाहे कुछ भी लिखा हो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा इस चीज पर जो अब हम लिखने जा रहे हैं। वो क्या है? No law giving effect to the policy of state towards securing Article 39B and 39C, क्योंकि ये वाली लाइन का इफेक्ट खत्म हो गया। ये जो लाइन है all DPSPs, ये इनएप्लीकेबल हो गया, तो ओल्ड चीज यहाँ आ जाएगी और वो है 39B and 39C. फिर से बोल रहा हूँ, no law giving effect to the DPSPs 39B and 39C shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any of the rights conferred by Article 14 or Article 19. And no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy. ठीक है? अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है जो इटैलिक्स में है? ठीक है, इटैलिक्स वाली जो बात है वो यहां से शुरू हो जाती है। ठीक, ये देखिए, ये 6 नंबर है, एंड नो। ठीक है, और ये केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कहा गया कि ये वाला इटैलिक्स वाला पोर्शन भी इनवैलिड है। ठीक है, एंड
and no law containing a declaration that is for giving effect to such policy shall be called. ये है कि अगर 39B और 39C, 39B और 39C को इफेक्ट में लाने के लिए अगर कोई लॉ बनता है तो उसको क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस यानी फंडामेंटल राइट्स केस में कहा कि ये बात भी गलत है। क्लियर? क्योंकि ये बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और आगे चलते हैं, प्रोवाइडेड दैट, अब स्टेट लॉ की बात कर रहे हैं कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कोई लॉ बनाता है तब भी क्या 31C अप्लाई होगा? प्रोवाइडेड दैट वेयर सच लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई। लेकिन अप्लाई कर भी जाएगा। कब करेगा? इफ दैट बिल वाज रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड दैट बिल रिसीव्ड द प्रेसिडेंशियल असेंट। अब इसको और डेप्थ में पढ़ेंगे हम यहां से। ये देखिए आपके सामने है आर्टिकल 31C कब इंसर्ट हुआ? 25th अमेंडमेंट 1971, पहला क्वेश्चन। इसमें दो प्रोविजंस है। पहला, नो लॉ दैट सीक्स टू इम्प्लीमेंट सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब ये पता चल गया 39B और 39C सोशलिस्टिक है, समाजवाद यानी अमीर गरीब का फासला कम से कम करने वाले। स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 39B और 39C shall be void on the ground of contravention of the fundamental rights conferred by Article 14 और Article 19। क्लियर? कि 39B 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ बनता है तो उस लॉ को वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, ये कहकर कि 14 या 19 को वॉलेट कर रहा है। और नो लॉ containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be questioned in any court on the ground that it doesn't give effect to such a policy। ये वाली बात जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, इनवैलिड है। क्लियर? केशवानंदा भारती में कहा गया द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C, जो मैं काटा मारा है ये वाला, इसकी बात हो रही है इस वाले की। ठीक है जी, कि सेकंड प्रोविजन जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इनवैलिड है क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू के खिलाफ है, बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ठीक है, इसलिए बेसिक फीचर है जुडिशियल रिव्यू की पावर एंड इट कैन नॉट बी टेकन अवे। ओके, लेकिन फर्स्ट प्रोविजन जो है आर्टिकल 31C का ये कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल सही है। 42nd अमेंडमेंट ने एक चेंज किया, कहा सिर्फ 39B और 39C को इफेक्ट में लाने के लिए नहीं, किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने के अगर कोई लॉ बनाते हैं तो वो आर्टिकल 1419 की वॉल्यूशन कर सकता है। इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया मिनर्वा मिल्स केस में। यानी ऑल डीपीएसपीज के लिए आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 की वॉल्यूशन हो सकती है। ये कहा था इंदिरा गांधी ने। कब कहा था? 42nd अमेंडमेंट में। और इसको नल एंड वॉइड किसने कर दिया? मिनर्वा मिल्स केस ने। और ये कौन सा सेक्शन था? ये सेक्शन 4 था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? 42nd अमेंडमेंट। और कौन सी जजमेंट थी? मिनर्वा मिल्स केस। ओके, और आगे चलते हैं हम। अब क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमारा अगला टॉपिक होगा। हमने खत्म किया है अभी आर्टिकल 31C। क्लियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया?